नमस्कार दोस्तों, आज YouTube पर एक नए प्रकार के सीरीज के साथ आपके सामने आए हैं। यह सीरीज है मुख्य परीक्षा करंट सीरीज। करंट मतलब कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज बनते हैं उस पर मैं आपको कुछ चर्चा करूंगा। उस पर यूपीएससी, जीपीएससी, पीआई, डीवाईएसओ, एसटीआई और आरएफओ के आने वाले मुख्य परीक्षा में आपको इससे मदद मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एसटीआई प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। उसके बाद अभी मैं आज शूटिंग जो कर रहा हूं तो संडे है, कल मतलब शनिवार को जीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा क्लास 1-2 का रिजल्ट आया है। गुजरात से जो भी बच्चे प्रीलिम्स परीक्षा पास किए हैं उन सभी को तोमर सर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और मुख्य परीक्षा में वो और बेहतर करें, अपने परफॉर्मेंस को और सुधारें, ये तोमर सर की ओर से उनको सलाह। हमारे जीपीएससी क्लास 1-2 के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में विश्वास एजुकेशन से भी बहुत सारे लोग पास किए हैं। विश्वास एजुकेशन जिस दिन से स्थापित हुआ है, एक परंपरा हमने विकसित किया है, उसको आप एक नैतिक नियम कह लीजिए या जो, कि विश्वास एजुकेशन से पास करने के बाद जब उन बच्चों का कॉल आता है तभी जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करके आपके सामने रखते हैं। और अगर कोई कॉल नहीं आता है तो भले ही मेरे एडमिशन फॉर्म से मैच कर रहा हो कि नहीं ये लड़का पास हो गया है, हम लोग नहीं छापते हैं। यही वजह है कि कई बार आईएएस में भी 4-4 लड़के पास होते हैं लेकिन एक ही फोटो छापते हैं। मैच करने के बावजूद कॉल एक का आया तो एक का छापते हैं। ये हमारी एक अपना स्थापित किया गया मानदंड है। तो उस हिसाब से जो कॉल अभी तक में आए हैं वो 50+ हैं जिनका कि प्रीलिम्स निकला है हमारे क्लास से। लेकिन यदि फॉर्म और फोटो मैच करना चाहें तो 200 पार कर जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो हमारे जो विश्वास एजुकेशन से जो बच्चे पास किए हैं जीपीएससी क्लास 1-2 का प्रीलिम्स, उनको तोमर सर की ओर से आशीर्वाद, क्योंकि हमारे क्लास के बच्चों के साथ मेरा पिता पुत्र जैसा संबंध होता है, तो उनको हमारी ओर से आशीर्वाद। और वो क्लास 1-2 की मेंस परीक्षा ही नहीं, फाइनल पास करके गुजरात के विभिन्न विभागों में जा करके और उच्च नैतिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उच्च नैतिकता के साथ हमेशा तोमर सर क्लास में सलाह देते हैं। ये नहीं कि पास करके वहाँ चले गए और सरकार का काम छोड़ के कोचिंग चलाने लगे। ये उच्च नैतिकता नहीं है। और वो नीति शास्त्र पढ़ाने का कम से कम उस टीचर को तो हक नहीं ही है। तो उच्च नैतिकता के साथ जो है आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिएगा। यही तोमर सर का आपके लिए शुभकामना, आशीर्वाद, भगवान से प्रार्थना, भगवान बुद्ध से मांगना, ये जो है आपके लिए। जब ये ऑफलाइन क्लास होता था तो बच्चे पास करते थे, क्लास में आ जाते थे, उनको गाइडेंस दे देते थे। लेकिन अभी चूंकि क्लास में आना संभव नहीं हो पा रहा है तो हमने एक निर्णय लिया कि क्यों न अलग अलग टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन यूट्यूब पे विथ आंसर, फॉर्मेटिंग नहीं, तोमर सर कभी फॉर्मेटिंग पे भरोसा नहीं करते हैं, विथ आंसर। आप जो यूट्यूब में मेरे फॉलोअर हैं उनका भी प्री निकला होगा। भारत डिजिटल क्लास जो मैं जो मेरा लेक्चर है उसमें से कई बच्चों का फ़ोन आया है, प्रीलिम्स निकला है। तो उन सबों को एक डायरेक्शन मिले कि आंसर कैसे करना है मेंस का। तो उसी सीरीज के अंदर लगभग टॉपिक को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन, तो लोक प्रशासन से 2 क्वेश्चन,
उसको पब्लिक एड्स और पॉलिटी को मिला के देंगे, उसके बाद जो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको लगभग टॉपिक 2-2 क्वेश्चन का इस सीरीज के अंतर्गत जो है पूरा कर देंगे। तो आज उसी सीरीज के अंतर्गत, इसीलिए हमने नाम दिया है मुख्य परीक्षा करंट सीरीज यूपीएससी, जीपीएससी, पीआई, डीवाईएसओ, एसटीआई, आरएफओ रजनीश सिंह तोमर के साथ, विश्वास एजुकेशन नहीं, रजनीश सिंह तोमर के साथ। करंट अफेयर्स आज का है भारतीय अर्थव्यवस्था। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 प्रश्न को सेलेक्ट किया हूं और उन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको पूरा का पूरा मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। मैं नहीं कहता हूं कि यह भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह एक आइडियल उत्तर है। आप इसमें अपने तरफ से भी कुछ जोड़ सकते हैं, अनावश्यक कुछ लगे तो हटा भी सकते हैं। ये हर आदमी का मेंस में अपना एंगल होता है, लेकिन यदि इतनी बातों को आप समाहित करते हैं तो आप कभी भी देखते हैं, मैं नंबरों के गेम में नहीं जाता हूं कि 10 में 9 मिल जाएगा, आप अच्छे अंक जरूर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज मुख्य परीक्षा करंट सीरीज यूपीएससी, जीपीएससी, पीआई, डीवाईएसओ, एसटीआई, आरएफओ में रजनीश सिंह तोमर सर के साथ। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन हमने एकदम पॉपुलर चुना है, जान करके कि इसमें थोड़ा बहुत आपको भी आता है, आपको आंसर की दिशा मिल सके। तो क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? इसके अंतर्गत गंगा पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। प्रश्न आ गया। अब देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन 10 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन 2 या 1.5 मार्क का, कंक्लूजन 2 या 1.5 मार्क का, और बाकी 7 या 6 मार्क का बॉडी। तो जो इंट्रोडक्शन है 2 मार्क का, यदि मान लीजिए, तो इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक लड़का जाकर के सही ही लिखता है, बट उसको 2 में 0.25 भी पेपर चेक करने वाला दे सकता है, 0.5 भी, कि वो गया और वो शुरू कर दिया, भारत सरकार के द्वारा, बस इतना ही लिखेगा, भारत सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगर वो इतना सा लिख के आता है तो उसको 0.5 मैक्सिमम मार्क मिलेगा इस सेक्शन में। एक दूसरा लड़का आता है, देखिए कैसे, गलत किसी का नहीं होता है मेंस में, केवल नंबर। और क्यों मेरा मेन फोकस है कि क्यों गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम के लड़के आईएएस के एग्जाम में या जीपीएससी में आंसर लिखने के बावजूद कम मार्क पाते हैं। आप उसमें कंटेंट डालिए। और जीपीएससी के लड़कों के लिए तो दिनेश डासा साहब आंसर भी ट्वीट करके, मैंने पोस्ट करके आपको दिखा दिए हैं कि कंटेंट चाहिए, और अपने वेबिनार में भी बोले हैं। अब तो कुछ भी शंका का बादल नहीं है, अगर आप वो फॉलो करिए, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, कॉपी उन्हीं के अनुरूप चेक होगी, तो वो जो चाहते हैं वही आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक लड़का ये लिख करके आया। अब एक लड़का क्या किया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक तो है, कहाँ गलत लिखा है? हो सकता है कि वो मैक्सिमम 1 नंबर पाए 2 में से इंट्रोडक्शन के। अब देखिए, आप हमसे भी अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं कि 2 में यदि 1.35 के लिए यदि बाध्य करना हो कि नहीं एग्जामिनर आपको इतना मार्क दे, तो क्या कंटेंट होना चाहिए? भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग। आप अंग्रेजी नहीं लिखिएगा, मैं ब्रैकेट में इंग्लिश इसलिए लिखा हूं कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का लड़का भी देख रहा होगा तो ये डिपार्टमेंट के नाम में थोड़ा सा वो हो सकता है, गुजराती में जो कहते हैं घुचवा जाए, तो उसके लिए हमने अंग्रेजी लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन।
ये है। तो शुरुआत करते हैं फिर से, देखिए क्या लिखना है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत नमामि गंगा कार्यक्रम वर्ष 2014 में एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। 100% मान लीजिए कि हमको भी, हम ऐसा नहीं कहेंगे कभी यही जाके लिख दो, हम भी लिखने जाएं तो इसमें हो सकता है एक आध पॉइंट छूट जाए, लेकिन अगर इसको हम 90% मैनेज करके लिखने में सक्षम हो तो 2 में 1.10, 1.15, 1.2 इतना तो पाएंगे। तो पहले जब कुछ भी कहता है तो उसके फुल कंटेंट को लिखिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, एक आध पॉइंट और हम जोड़ करके 200 शब्द में मेरा नुकसान नहीं होगा, तो एक लाइन और जोड़ दीजिए कि इसके अंतर्गत 28,854 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 315 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। जब आप इतना लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट नमामि गंगे कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन हो गया, और इसका 90% पार्ट भी लिख देंगे। और अब आपको एक लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट बात लिखना पड़ेगा, तो आप 1.2 के आसपास जरूर पाएंगे। हमारा पहला ये हो गया। अब है इसके अंतर्गत गंगा पुनरुद्धार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो पहले आप चाहें तो फ्लो चार्ट बना दीजिए, इच्छा है तो बनाइए, नहीं इच्छा है तो मत बनाइए। आप तो देखें कि चेयरमैन साहब कहे कि फ्लो चार्ट इच्छा है तो बनाइए, नहीं है, बल्कि वो तो ना ही बोले, तो आपको अच्छा लगता है तो बनाइए, नहीं लगता है तो नहीं बनाइए। तो देखिए एक फ्लो चार्ट कि गंगा पुनरुद्धार के लिए 4 प्रकार के कदम उठाए गए। पहला है निर्मल गंगा, दूसरा है अविरल गंगा, तीसरा है जन गंगा और चौथा है ज्ञान गंगा। अब निर्मल गंगा के अंदर क्या कदम उठाया जाएगा, आगे लिखने के पहले ही देखिए क्लियर कर दिए हैं। प्रदूषण को कम करना, कॉपी चेक करने वालों को पहले ही पता चल जाएगा कि ये लड़का क्या लिखना चाह रहा है। अविरल गंगा के अंदर है पारिस्थितिकी एवं गंगा के धारा में सुधार, फ्लो जो कम हो गया है। जन गंगा का मतलब है कि नदी से लोगों का जुड़ाव मजबूत, तभी ना वो उसके महत्व को समझेगा। और चौथा है ज्ञान गंगा, ज्ञान का मतलब है कि उसमें शोध करेंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे और उस नॉलेज को का मैनेजमेंट करेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग बता दिए। अब उठाए गए कदम, निर्मल गंगा के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये हमको लिखना होगा। तो बिना ट्रीटमेंट वाले कचरे को गंगा नदी में प्रवेश को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए। तो कुल 151 नई सीवेज परियोजनाओं और पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारभूत क्षमता में वृद्धि को मंजूरी। पहले तो निर्मल गंगा कब होगा कि जो हमारा कचरा जो है शहर का, वो गंगा में सीधे चला जाता है, तो गंगा निर्मल कैसे होगी। तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। तो 150 ट्रीटमेंट सीवेज परियोजना नया लगाएंगे और जो पुराने हैं उसके आधारभूत क्षमता को बढ़ाएंगे। ये पहला कदम उठाया गया है। मलयुक्त गाद के लिए अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल। पानी का तो कर दिया, गंदा पानी जो निकला, लेकिन मल जो निकला उसके लिए जो वो गाद बन जा रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं उस तरह की व्यवस्था में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो नए सीवेज प्लांट भी लगा सकते हैं। अब आइए तीसरा, गंगा में प्रदूषण। अब शहर के कचरे के बाद कौन फैला रहा है, इंडस्ट्री। तो उसके लिए हमने निर्मल गंगा के लिए क्या किया, तो गंगा में प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों की पहचान कर
उन्हें प्रदूषण कम करने के लिए दिशा निर्देश। देखिए सरकार कैसे स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रही है। अब अगला क्या है, तो गंगा घाट के आसपास जो है ठोस कचरा हम गिराते हैं, नहाने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, उसके लिए क्या किए, तो गंगा घाटों पर और नदी के आसपास मौजूद ठोस कचरे के निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये अगला कदम है। गंगा के किनारे बसे गांव में, अब जो वहां गंगा के किनारे गांव हैं वो शौचालय जो है गंगा के ही किनारे शौच कराते हैं, तो उससे भी गंगा जो है गंदा हो रहा है। तो गंगा के किनारे बसे गांव में शौचालयों का निर्माण करना, और गंगा में जो पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी है उसको समय समय पे जांचना पड़ेगा, तब ना निर्मल गंगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 97 मैनुअल स्टेशन के द्वारा गंगा नदी के पानी के गुणवत्ता की निगरानी करना। 97 मैनुअल स्टेशन बना करके गंगा के किनारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वो बनाया है, और वो गंगा के पानी की गुणवत्ता को नियंत्रित कर रहा है समय समय पर। इतना स्टेप अगर आप लिखेंगे, चूंकि इसके 4 भाग हैं तो 6 मार्क अगर बॉडी पे है तो 1.5 मार्क का 1 है, तो जाके 1.5 में 1 पाने का प्रयास करें। और इसीलिए दोस्तों इस मेंस के दरमियान, जीपीएससी क्लास 1-2 के मेंस के दरमियान जो अपने को डेट दिया गया है 19 जुलाई, ऐसे कई छोटे छोटे वीडियोज आपको आते रहेंगे जिससे कि आपको मेंस लिखने में आसानी हो। कई बार हम क्या करते हैं, कोई मटेरियल ले लेते हैं, लेकिन जब उस मटेरियल को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ऐसे बिना समझे हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मैं मेंस के क्लास में अपने यहाँ जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आता हूँ तो बच्चों को ऐसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिखाता हूँ। इसीलिए मेरा जो करंट अफेयर्स का एक स्पेशल बैच चल रहा है वो 500 रुपया महीना उसका फ़ी है, जितना महीना आपको करना है, मेंस का है वो। तो उस बैच में 2 घंटे में 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लिखा पाते। उसका रीज़न यही है कि केवल बोल देना है कि आप लिख लो तो मटेरियल भी दे सकते हैं। और हम 2 ही चीज़ के सख्त विरोधी हैं, एक मटेरियल आपको बिल्कुल नहीं। स्पून फीडिंग करने वाला विद्यार्थी को हमेशा तकलीफ होती है पास करने में। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं लेकिन सच्चाई यही है। इसीलिए आप देखिए कि हमने जो एक टेलीग्राम चैनल बनाया है मेंस के लिए स्पेशल, उसमें क्वेश्चन में देता हूं, आंसर नहीं देता। यहां समझा करके आपको बता रहे हैं, इसलिए हम आंसर लेकर आए हैं। चलिए आगे देखें, और भी आपको कोई पॉइंट लगे तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविरल गंगा, अब गंगा अविरल गति से बहे उसके लिए क्या करेंगे, तो नदी के पारिस्थितिकी प्रवाह को प्राप्त करने का प्रयास करना। हम कैसे उसके इकोलॉजिकल प्रवाह को प्राप्त करें दोबारा, उसके लिए क्या क्या प्रयास करना है उस पर हम मंथन कर रहे हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी के आसपास के आर्द्र भूमि को संरक्षित करना। वेटलैंड जो है गंगा नदी के आसपास, उसका जो है क्या कहते हैं, पानी नहीं सूखे, आसपास के जमीन का अगर पानी सूख जाएगा तो वो गंगा के पानी को ही अपनी ओर खींचेगा, सूखेगा मिट्टी, तो गंगा में ऑलरेडी वाटर लॉस होगा। तो उसके आसपास के जो वेटलैंड है अगर उसको संरक्षित करके रखेंगे तो प्रवाह, यही सब तो पीटी का ज्योग्राफी काम आता है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, कि अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा और तो जो है वो आगे बढ़ेगा। ढाल निर्भर करता है, पानी का मात्रा निर्भर करता है, इसीलिए तो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं 55-60 घंटा। भारत डिजिटल क्लास में हमारा एक IAS फुल पैकेज करके कोर्स है, 4 ही विषय उसमें जो मैं पढ़ाता हूँ वो है। उसमें अभी भी हिस्ट्री एक अधूरा है, उसका शूटिंग चल रहा है,
भारतीय संविधान 108 घंटे हमने पढ़ाए हैं और केवल भौतिक भूगोल 55 घंटे पढ़ाए हैं, और भारत और भौतिक मिला के 110 घंटे होते हैं। आज देख लीजिए, जो हमारे बच्चे इसको पढ़े हैं और आप में से भी जो उस तरह से पढ़े होंगे उनको इजी समझ में आएगा। तो गंगा नदी के आसपास के आर्द्र भूमि को संरक्षित करना। दूसरा, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए जंगल लगाना पड़ेगा, यह भी एक काम है। तो गंगा से जुड़े इलाके में वनीकरण कार्यक्रम लागू करना और गंगा के आसपास के क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी के, जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास करना। और क्या किए हैं? तो जैविक और पर्यावरण के अनुकूल कृषि के साथ साथ औषधि गुण वाले पौधों को लगाने पर बढ़ावा देना। और मनरेगा की सहायता से गंगा में पानी कब आएगा? एक तो गंगा का फ्लो बनाने के लिए हमने किया कि ड्राई लैंड और ये सब, इसकी जो सहायक नदियां हैं, अगर भी पानी का वैसे ही अविरल प्रवाह होगा तो गंगा में ऑलरेडी पानी ज़्यादा आएगा। तो मनरेगा की सहायता से गंगा की छोटी सहायक नदियों का पुनरुद्धार करना, उसमें फ्लो आएगा तो वो पानी गंगा में आएगा और उससे फिर गंगा में फ्लो बढ़ेगा। तो ये है अविरल गंगा के अंतर्गत किए जाने वाले कदम। अब आइए जनगंगा। गंगा नदी के किनारे घाट और शवदाह गृह का निर्माण करना। नहीं तो हम लोग गांव में, जब 8वां क्लास तक तो हम गांव में ही पढ़े हैं, तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है उस हिसाब से बताते हैं, उसमें ये पता नहीं होता था इतना। गांव में कोई भी बाबा मरते थे, बूढ़े बाबा, एक ट्रक आ जाता था, डेड बॉडी को ट्रक पे रखे और हम सब भी फान जाते थे। और उसके बाद चलो मुंगेर घाट, और वहाँ गंगा को जला उला करके, और उसके बाद अगर पूर्णतः लाश जला तो ठीक, और नहीं तो अजला भी है तो गंगा में डाल दो। कई लोगों का ऐसा भी होता था। तो क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर शवदाह गृह का निर्माण करना, कि पहले कंप्लीट जल जाए, उसके बाद अगर भस्म को ही डालना हो, एक तो वो भी नहीं डालिए, लेकिन अब मान लीजिए कि अपना क्या कहते हैं आस्था है, तो जले लाश को तो नहीं डालेंगे। कई बार लोग कंप्लीट भी नहीं जला, भागने के चक्कर में, जहाँ करोड़ों की आबादी है कोई भी ऐसे हो सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, नदी के किनारे शवदाह गृह, और घाट भी अच्छा बनाना है। गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, गंगा मित्र जैसे जन भागीदारी संगठन की स्थापना की गई है कि आइए और उसमें आप अपना भागीदारी दीजिए। गंगा आमंत्रण अभियान के अंतर्गत राफ्टिंग कार्यक्रम की शुरुआत। आदमी गंगा के पास आएगा तो ना उनका उनसे जुड़ाव बढ़ेगा। तो राफ्टिंग कार्यक्रम की शुरुआत। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत युवाओं को गंगा सफाई अभियान में जोड़ना। ये जो है जन गंगा कार्यक्रम के लिए अभी और भी है कदम उठाए गए। गंगा क्वेस्ट के अंतर्गत गंगा उत्सव मनाते हैं, गंगा बाल मेला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिससे कि लोग गंगा नदी के किनारे पहुंचे हैं तो उनका उनसे लगाव होगा। गंगा की बेहतरी के लिए सब कुछ सरकार ही करेगा, ये संभव नहीं है ना। एक तो सरकार के पास इतने सारे वर्क हैं, उसके लिए फंडिंग जुटाना। हालांकि हमारा सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम में कितना फंड दिया है, 28 हजार करोड़ के आसपास। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने निकलिए रुपया कम ही पड़ जाता है, चाहे कितना भी लगाइएगा। तो क्यों ना इसके लिए दान प्राप्त करने के लिए एक फंड की स्थापना की जाए। तो सरकार स्वच्छ गंगा फंड की भी स्थापना किया है कि इसमें यदि आप फंडिंग करना चाहते हैं, गंगा की बेहतरी के लिए दान देना चाहते हैं, तो आप दान दीजिए। अब आते हैं ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है। तो अब यहाँ तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ सहयोग लेना पड़ेगा, तब ना रिसर्च कर पाइएगा। तो देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गंगा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में
हाई रिजोल्यूशन वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का डाटाबेस तैयार करना। डेटा होगा तो ही हम गंगा के बारे में कुछ सोच पाएंगे। CSIR और नीरी के साथ मिलकर जल की गुणवत्ता और उसके गाद का अध्ययन करना। ठीक है। इंटाक के साथ मिलकर गंगा से जुड़ी प्राकृतिक और अन्य प्रकार के विरासत की सांस्कृतिक मैपिंग का जिम्मा लेना। IIT दिल्ली के साथ मिलकर गंगा के मैदानी क्षेत्र में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। IIT रुड़की एवं सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से झरनों के पुनरुद्धार के लिए परियोजना चलाना। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राष्ट्रीय भूभौतिक शोध संस्थान NGRI के साथ मिलकर जलीय मिट्टी परत स्तर, समझिएगा, जलीय चट्टानी परत यानी एक्वीफर की मैपिंग करना और नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उनके नियोजन के लिए एक नया मॉडल तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर नदी घाटी प्रबंधन के लिए ज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान। गंगा से जुड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास को पर्यावरण संबंधी सुधार और गंगा पुनरुद्धार से जोड़ने के लिए एक अर्थ गंगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये बॉडी हुआ। अगर हम इतने कंटेंट को इसमें डालेंगे तो कम से कम 6 में 4 तो मिलेगा और वहाँ 2 में 1.2 मिला था तो 5.2 हुआ और कंक्लूजन मिला देंगे 7 क्वेश्चन आंसर पाएंगे। अब अगर फ्लो चार्ट डाले हैं तो 8 नंबर पाएंगे, 8.25 भी पाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा के पुनरुद्धार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत अच्छे परिणाम यथाशीघ्र दिखाई देने लगे हैं। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव मत लिखिएगा, नकारात्मक मत लिखिएगा, पॉजिटिव लिखिएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए आपको हम बताएं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इस करंट सीरीज के अंदर मैं जब भी आऊँगा तो ऐसे ही एक टॉपिक के, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसके 2 प्रश्न विथ आंसर व्याख्या करूँगा। लोक प्रशासन और पॉलिटी मिक्स रखेंगे, एक लोक प्रशासन एक पॉलिटी का क्वेश्चन का व्याख्या, करंट टॉपिक पूरा साइंस टेक, ऐसे करके आपके पास 4, 5, 6 सीरीज को लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस हो जाए। और अभी हम लोग इसी प्रकार का एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, मेंस स्पेशल। वैसे बच्चे, और आप सभी जानते हैं कि मेरा फोकस केवल और केवल जीपीएससी क्लास 1-2 होता है। एसटीआई में भी बहुत बच्चे पास किए, लेकिन हम कभी भी इस तरह से सामने नहीं आए। वो खराब है इसलिए नहीं, हमारा फोकस आईएएस और जीपीएससी क्लास 1-2 होता है। आप देखे होंगे पीआई में भी कई बच्चे पास किए हैं, सबको हमने कॉन्ग्रेचुलेसन कहा, लेकिन हम नहीं आए। हमारा एक ही उद्देश्य है, जीपीएससी गुजराती मीडियम का लड़का अच्छा से अच्छा करे। तो 1 महीने का वो एक कोर्स है, वो हम कोर्स वाली बात बाद में लेकर आएंगे। आज आपको क्वेश्चन बता दें, सभी सब्जेक्ट को मैं अकेले, जीएस के 3 पेपर को, हर टॉपिक को उसमें 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, जितना हो सकेगा, लेकिन सब टच करेंगे।
केवल गुजरात के कल्चर के लिए हम एक सपोर्टिव टीचर रखेंगे, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब में आपको 15-15, 20-20 क्वेश्चन। हिस्ट्री में तो ज़्यादा करा देंगे, 10 एंशिएंट, 10 मॉडर्न, 5 मेडिएवल, और ये एक स्पेशल कोर्स होगा विथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाला, जिसमें इस तरह का गुणवत्ता युक्त आपको समझा के बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रथम चरण जो 2014 से 19 चला था, के सफलता के कौन कौन से कारक हैं, परिबल, इसके दूसरे चरण की चुनौतियों और इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? एक लड़का शुरू कर देगा कि भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है, 0.5 नंबर पा लेगा। कंप्लीट बात क्या होना चाहिए? और इस तरह के प्रेजेंटेशन के लिए एक बार हम फिर अपने सबसे प्रिय विद्यार्थी भूतपूर्व में से, हालांकि विश्वास में कभी कोई भूतपूर्व नहीं होता है, जो भी बच्चे आज भी मैं कह रहा हूं कि जिनका भी विश्वास एजुकेशन से प्रीलिम्स निकला है और हमको नहीं फ़ोन कर पाए हैं, आप जानते हैं कि हम सिद्धांतों पे ही अड़ के काम करते हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाए और ना बनना चाहते हैं, एक गुरु अच्छा बनना चाहते हैं। तो जिनका प्रीलिम्स निकला है वो कॉल करिएगा, उनके लिए वो पैकेज वाला क्लास फ्री है जो अभी हम 1 महीने देंगे। आप अपना रोल नंबर हमको व्हाट्सअप करिएगा और नाम, अगर मेरे क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो आपको फ्री मिलेगा, बाकियों के लिए फिर फी वगैरह जो है वो बाद में बताएंगे। तो आज ये हम इतने अच्छे से अगर आपको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, हालांकि हम तो बोर्ड वाला में भी आ जाते हैं, आप देखते हैं, तो आज उसके लिए एक स्पेशल थैंक्स तो बनता है भारत एकेडमी के संचालक हमीर राठौर का। हमीर मेरा 2014 बैच का विद्यार्थी है, जीपीएससी मेंस मेरे सामने वो लिखा है, प्री पास किया था, उसके बाद मेंस देने आया था, तो मेरे यहाँ क्लास किया था। और कई बार ऐसा होता है कुछ व्यक्तिगत कारणों से सफलता असफलता हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं एक संबंध तोड़ लिया जाता है। हमीर को देखिए, थोड़े सा मेंस के समय कुछ उसके व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स आ गए थे जिस कारण से वो एग्ज़ाम नहीं ठीक से दे पाया, लेकिन आज भी रिलेशन वही है, कभी उंगली नहीं उठाता है। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। आज मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे गांधीनगर के बैच से एक लड़के का जो प्री का रिजल्ट आया है वो आश्चर्यजनक है। 2019 के नवंबर में वो एडमिशन लिया था, जरा सोचिएगा, 5 महीने पढ़ाए होंगे। अब मेरे 5 महीने में तो कोई एक विषय भी ख़त्म ठीक से नहीं होता है, हर 1 साल तो हम खाली पीटी पढ़ाते हैं, बोलने में कोई गुरेज नहीं, लगेगा ही अच्छा से पढ़ाना है तो। उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन रहा 1 साल, केवल वो और हम ऑनलाइन संपर्क में रहे, कभी भारत डिजिटल क्लास पे, कभी माई पॉकेट पे, कभी जूम पे, मैं अलग अलग तरीके से लड़के को गाइड करते रहा पूरे साल। जो मेरे संपर्क में आया, मैं खोज के लड़के के पीछे नहीं जाता हूँ, प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब में आ गए हैं तो अच्छा अच्छा बात बोलना शुरू कर दें मन में, नहीं, मैं गुरु हूँ तो आपको खोज कराना पड़ेगा। वो कॉल सेंटर में आदमी बिठा के मैं खोजने नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे लाभ मिले या नहीं मिले। तो उस लड़के का नाम नहीं बोलेंगे। पूरे 1 साल वो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ही हमसे किया। ऑफलाइन कोर्स तो पूरा ही नहीं हो सकता है, सरकार के कारण नहीं हो सकता है। और उसमें सरकार भी क्या करेगा? जब इस तरह की महामारी है तो वो लड़का को बुलाने का आदेश दे दे और उससे और कोरोना फैले तो यहाँ तो हम सरकार के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के कारण नहीं हो पाया। लेकिन वह लड़का मुझे फ़ोन करके कहा था, आज मुझे आज भी याद है उसका, कि सर मेरा 129.5 या समथिंग कुछ ऐसे हो रहा है। सोच लीजिएगा, ऑनलाइन में ही, जहाँ तक हम ही अपना विषय ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, मेरे ही 4 विषय पढ़ते रह गया, बाकी अपने से पढ़ा होगा। और फर्स्ट ट्रायल है उसका, 129.5 मैनेज किया था।
हम उसी दिन उसको कहे थे कि तुम बाउंड्री लाइन पर हो। हमने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरिट इतना गिर जाएगा। हम 130 के आसपास लेके बैठे थे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि गुजरात का किताब मैगजीन पढ़िएगा तो मेरिट यही होगा। वो लड़का फर्स्ट ट्रायल में 4 विषय मेरा पढ़ करके 129.5 मैनेज किया था। हम उसको कहे थे कि हमें लगता है कि तुम बाउंड्री लाइन पे हो लेकिन पास कर सकते हो। 125-30 के बीच मेरा चल रहा था कैलकुलेशन, लेकिन मेरे से पार नहीं होता है मेरिट कभी तो। और मेरा कभी रेंज इतना बड़ा नहीं होता है कि 110 से 100, ये कोई रेंज है? ये क्या चुनाव के पहले का फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि 110 से 125 इतना बड़ा रेंज होता है? अरे 125-130 होता है। तो 118 चला गया, उसका प्रीलिम्स हुआ। वो हमको फ़ोन किया कि सर अब क्या करें मेंस के लिए। हम के कोई बात नहीं है, अभी करते हैं ना। उसी के बाद ये मेरे दिमाग में आया है 1 महीने का कोर्स कि मैं ये नहीं हो पाएगा संभव तो गूगल मीट पे आपको दे देंगे क्लास, लेकिन ये 1 मंथ का कोर्स जरूर करेंगे आपके लिए। सबका क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सब टॉपिक से आपको लिखा देंगे। 2017 में जो हमने किया था और उससे जो रिजल्ट निकल कर मेरे पास आया था 30 के आसपास, वो तो कभी हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं किए अपने रिजल्ट को, ना IAS में किए ना इसमें किए। वो एक सिंपल हार्दिक अभिनंदन दे के छोड़ देते हैं। तो आज मुझे इस बात का एहसास है, भावनगर से जो रिजल्ट हमको मिला है अभी प्रीलिम्स का, बच्चे का नाम नहीं बोलना है जब तक फाइनल ना हो जाए। एक भावनगर ब्रांच से जो है 15, 16, 17 रिजल्ट है मेरे पास अभी तक में। फ़ोन है, रिजल्ट तो ज़्यादा होगा। ऐसा ऐसा बच्चा पास किया है कि जो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया है और इस बार पहली बार दिया था GPSC क्लियर किया है, 136-38 था। तो मैं उन्हीं बच्चों के ब्लॉग को देख करके संतुष्ट रहता हूँ कि मैं सही हूँ। कोई नकारात्मक कमेंट करे, कुछ करे, कोई फर्क मेरे पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो अन्य कोचिंगों से बूढ़े लोग पास होते हैं, 30+ वाले। विश्वास एजुकेशन से वो 22 साल का लड़का पीटी निकालता है, 23 साल का लड़का पीटी निकालता है। फर्स्ट ट्रायल का लड़का, लास्ट वाले भी निकालते हैं, जिनका नहीं हुआ फाइनली वो देते रहते हैं। उनको जोड़ने के कारण जो है बड़ा हो जाता है संख्या। लेकिन इन नए बच्चों की बात मैं संबोधित कर रहा हूँ। उसी भावनगर में 3 लड़के का ग्रुप है, पास तीनों किया है, फ़ोन 1 किया है। मैं 1 का कोट कर रहा हूँ, मेरा ये सिद्धांत है। वो तीनों बच्चा मेरा प्यारा है, लेकिन नहीं, गुरु को एक बार, जैसे माता पिता को रिजल्ट आने के बाद आप बताते हैं, गुरु को भी बताइएगा तो वो आपके लिए आगे आएगा। गांधीनगर के कई बच्चों ने फ़ोन किया, फिर नाम नहीं बताएंगे। एक सौराष्ट्र का लड़का था, सौराष्ट्र नहीं एरिया भूल रहे हैं, बड़ा ही गरीब लड़का था, पीटी मेन दोनों किया था मेरे यहाँ। 19 का पीटी उससे नहीं हुआ था, सीट कम था। हम उसको कहे थे लगे रहो। इस बार वो फ़ोन किया, सर मेरा हो गया है। वो जो खुशी मिलती है वो एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। 2017 बैच से जो भावनगर के बच्चे पास किए थे, कोई 22 साल, कोई 21 साल, जो बच गया था उसमें से एक लड़की PI में पास की थी। उनके ग्रुप में से 5-6 लोग थे, 6 में से 4 का निकला था, 2 का फिर पीटी निकला है। वो दोनों बच्चियों का फ़ोन आया, अंदर से लगा कि नहीं ये अभी तक लगा हुआ है। इन्हीं सबको देख करके मैं प्रोफेशनली नहीं आ रहा, वो 1 महीने के क्लास का, बाहर के जो लड़के उसका लाभ उठाना चाहेंगे वो विश्वास को फ़ोन करके लाभ उठाएं। उसके लिए मैं कोई एफर्ट नहीं लगाने जा रहा हूँ। अरे मेरे खुद के 100 बच्चे हैं जो ये परीक्षा पास किए हैं, हम उनमें ही काम कर जाएंगे। हमको टेस्ट सीरीज और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने एक इन्फॉर्मेशन दिया, विश्वास एजुकेशन का टेलीग्राम, उसमें रोज़ फालतू चीज़ नहीं आता है, नज़र गड़ा के रखिएगा। कोर्स का एक ही दिन एडवर्टीजमेंट आएगा, जो जुड़ पाइएगा ओके, और नहीं तो मेरे अपने लड़कों का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, अभी लेक्चर के बाद बन जाएगा, जिनका कि पीटी हो चुका है। तो जो नहीं भी बताए हैं वो ज़रूर बात करिएगा, ताकि आपको 1 महीने का वो क्वेश्चन आंसर वाला करंट के साथ वाला क्लास मिल जाए। तो चलिए आगे देखते हैं, इस स्वच्छ भारत मिशन में क्या लिखना चाहिए। तो यह भारत सरकार द्वारा खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया
सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पैराग्राफ बदल दिए, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, गांव में यह मंत्रालय चला रहा है, और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवास एवं शहरी मामलों के माध्यम से चलाया जा रहा है। उसका अंग्रेजी लिख दिए हैं, इसलिए 4 लाइन 5 लाइन हुआ, वरना ये 4 लाइन में खत्म हो जाता है। इतना इंफॉर्मेशन जब दीजिएगा स्वच्छ भारत क्या है, जब वो पूछेगा, तब हो सकता है कि 2 में 1.25 नंबर दे। और यही चीज हम समझा रहे हैं आपको मेंस देने वाले लड़कों को, जो मेरे विद्यार्थी नहीं हैं, यूट्यूब पे हमको फॉलो करते हैं। हमें खुशी हुई कि भारत डिजिटल क्लास में जो हमने IAS फुल कोर्स का पैकेज दिया था, हमारा कोर्स, वो करके कम से कम 4 से 5 बच्चों का फोन आया, सर मेरा पीटी हो गया, मेंस क्या करें। एक बच्ची तो PI भी निकाली है, GPA क्लास 1-2 भी निकाली है, मेंस में मेरे यहाँ क्लास कर रही है। वो अहमदाबाद की थी तो ऑफलाइन में, लेकिन बेचारी को ऑफलाइन का नहीं मिला अवसर, क्लास जो है भी नहीं चल रहा है, ऑनलाइन लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं ये जो YouTube पर हमारे प्रति सहानुभूति रख करके आते हैं कि नहीं सर से हमको कुछ मिलेगा, तो उनके लिए गाइडेंस है कि आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि अंग्रेजी माध्यम वाले को नंबर क्यों आता है। आप अपनी लाइन बढ़ाइए, जो डिमांड कर रहा है सब कुछ लिखने का प्रयास करिए, देखिए नंबर देने के लिए परीक्षक बाध्य हो जाएगा। ठीक ना। वो जो शेर है, हम तो शेरो शायरी कभी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टीचर का एक डिग्निटी होता है, लेकिन वो जो शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तुमसे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंद करिए। आज गुजराती और हिंदी माध्यम के लड़के को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेना है मोटिवेशन, कि अंग्रेजों के बीच में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने गए थे, मैक्सिमम प्रोफेसर अंग्रेज होगा, मैक्सिमम जो है वहाँ पे कॉपी चेक करना, परीक्षा पद्धति सब वो लोग कर रहे होंगे उस समय, और तब उनको जो है लिख करके क्या दिया, परीक्षार्थी परीक्षक से बेटर है, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो अपने को बुलंद करिए। हम क्या किए हैं, गुजराती मीडियम के लड़के या IAS में हिंदी मीडियम के लड़के मन में एक हीन ग्रंथि पाल लिए हैं कि न ये इंग्लिश मीडियम वाले को ही नंबर मिल रहा है। अरे थोड़ा सा उसका कंटेंट पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन आप कंटेंट लिखिए। लड़का ना टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहा है, अरे हम भी अपने लड़कों को देंगे, हम वो बाहर नहीं देते हैं टेस्ट सीरीज। मेरा अपना लड़का करता है क्योंकि हम विशुद्ध उसको बिजनेस नहीं मानते हैं। बिजनेस हम भी करते हैं बट वो बिजनेस नहीं है, वो मेरा बच्चा के लिए है, वो देंगे, उसका कॉपी चेक करके भेज देंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज में आपके आंसर लिखने से आपके अंदर अगर इतनी गुणवत्ता नहीं होगी, मान लीजिए, तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो थोड़े पूरा आपका इंट्रोडक्शन काट करके वो उसमें लिखने जा रहा है कि ये लिखिए, वो तो लिख देगा इम्प्रूव योर इंट्रोडक्शन, इसमें थोड़ा और कंटेंट चाहिए जैसे कि, वो तो उस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आपको मिला ना, दूसरे में तो आप कमजोर ही हैं। तो आप अपने को कंटेंट वाइज मजबूत करिए और ये टेस्ट सीरीज के लफड़े में मत पड़िए। हाँ दीजिए टेस्ट सीरीज, कब, जब पहले कंटेंट मजबूत कर लीजिए, लास्ट का 1 मंथ बचा है उसमें एग्जाम देके देखिए अपने आप को कि कैसा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रथम चरण के सफलता के कारक क्या क्या है, क्यों ये सफल हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री, और चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर प्रधानमंत्री को राज्य के मुख्यमंत्री का सहयोग नहीं मिला होता इसमें, तो हो सकता था कि हम दिल्ली से अपने प्रधानमंत्री महोदय भावुक होकर के बोलते रहते, वो हमारे गार्जियन हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री सहयोग नहीं करता तो हो सकता था कि अभियान सफल नहीं हो पाता, क्योंकि ग्राउंड पर काम तो उनका ही आदमी करेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा सक्षम नेतृत्व प्रदान करना, सभी मुख्यमंत्रियों के बीच में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तरह आपस में कंपटीशन हो गया कि इस अभियान को कौन बेटर कर सकता है, तो वो सक्षम नेतृत्व दिए।
शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक गरीब परिवार को 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। ठीक है, कई लोग इसमें कह देंगे कि घोटाला हुआ, ठीक है, वो जांच का विषय है, लेकिन कई लोग कि 12,000 रुपया मिल रहा है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है, एक एग्जाम्पल, अब 20,000 में शौचालय बन रहा है, तो या 8,000 ही है, हम गांव के गरीबी को सोचिएगा, और 20,000 में शौचालय बनता हो, वो अपने से भी ईंटा जोड़ लेगा बेचारा, तो उस केस में वो 12,000 की सहायक राशि उसको शौचालय बनवा देगा, वरना वो शौचालय नहीं बनाता है। ये सहायक राशि जो है, प्रोत्साहन राशि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। सरकारी मंत्रालय, विकास साझेदार, मीडिया और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी। दरवाजा बंद करो, अमिताभ बच्चन प्रभावशाली व्यक्तित्व आकर के कहता है, शट द डोर। विद्या बालन को बुलाया गया और विद्या बालन कह रही है कि तब तो क्यों सर पे घूंघट रखे जब बाहर शौचालय जा रही है। प्रभावशाली व्यक्ति, कई विकास जो डेवलपमेंट साझेदार थे, वो मीडिया में इसका जो है प्रचार हुआ, ये भी सफलता का कारण। सरकारी कार्यक्रम के स्थान पर जन सहभागिता के माध्यम से इसे जन आंदोलन बनाना, मतलब आम जनता को भी आप अब देख लीजिए खुद भी कि प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य के बाद आप अगर पानी का बोतल पीते हैं और कार से जा रहे हैं, हम लोग भी 14 के पहले कहीं रास्ते में जा रहे होते थे, अरे फेंक दो न किनारा में चला जाएगा। अब कंसेस हो गए ना, अरे कहीं होटल पे गाड़ी रोकेंगे ना, वहाँ डस्टबिन में डाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बेफर खाए, पन्नी उड़ा दिए, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं हम। तो क्या देख रहे हैं, इसको जन आंदोलन बना, एक तरह से मन में अवेयरनेस आ गया, अरे आधे घंटे बाद कोई पेट्रोल पंप आएगा, वहां रख देंगे डस्टबिन में, क्या दिक्कत है। यूनिसेफ, विश्व बैंक, टाटा ट्रस्ट और अन्य विकास साझेदारों के द्वारा इस मिशन के टीम के क्षमता विकास में सहायता, ये लोग जुड़े तो उससे क्या हुआ, कैपेसिटी बिल्डअप हुआ हमारा, हम और काम कर पाए। मीडिया के द्वारा सभी वर्गों को एकजुट करना, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, सबके मीडिया जुटाया एक साथ, ये था सफलता का कारण। अब है कि इसका जो दूसरा चरण आ रहा है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और उसके लिए उठाए गए कदम क्या हैं। तो पहला लाइन चुनौती लिखेंगे और दूसरा लाइन वहीं पर लिख देंगे इसके लिए उठाए गए कदम। तो देखिए पहला लाइन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली चुनौती ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था। शहर में तो चलिए आप मैनेज कर लेंगे, एक यूनिट है पूरा शहर, एक ही जगह लोग रह रहे हैं, उसको आप विभागों में बांट करके अलग अलग जोन में मैनेज कर लेंगे। गांव तो बिखरा हुआ है, तो ये समस्या चुनौती है। अब इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए कई राजस्व सृजन मॉडल द्वारा फंड जुटाया जाएगा और अपशिष्ट के ट्रीटमेंट के लिए स्थानीय स्तर पर कई योजनाएं जारी रहेंगी। यानी कि राजस्व सृजन मॉडल, हमको पैसा जनरेट हो सके उसका कोई एक मॉडल अपनाएंगे और वहां भी लोकल लेवल पर वैसे ही ब्लॉक में थोड़ा बहुत बांट करके और इसको जो है मैनेजमेंट करने का प्रयास करेंगे। खुले में शौच जाने से रोकना, अभी भी गांव में कई गांव में लोग 100% नहीं हुआ है, लोग खुले में शौच जाते हैं, उनको रोकना एक चुनौती है। तो सरकार क्या किया है, तो सरकार ने खुले में शौच जाने के खिलाफ अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है। वो प्रचार उचार चलते रहेगा, जिससे कि आप जो है अवेयर होकर के आप जो है शौचालय निर्माण करते रहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में अनेक घरों में शौचालय का नहीं होना, अभी भी ऐसे कई घर हैं जहां शौचालय नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद जारी रहेगी। अभी भी वो 12,000 का मदद है, आप चाहें तो उठा लीजिए और शौचालय बना लीजिए। जल प्रबंधन की चुनौतियां, वाटर जो मैनेजमेंट करेंगे, चुनौतियां हैं। तो इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर घर जल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। देख रहे हैं ना, कंटेंट डालना पड़ेगा साथ में, तब हम हिंदी गुजराती मीडियम के लोग जो है फाइट दे पाएंगे इंग्लिश मीडियम के लड़कों को। हालांकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ने आते हैं, मेरे लिए दोनों प्यारा है, लेकिन
गार्जियन के लिए जो बच्चा पिछड़ता है ना, उसके प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। घर में भी देख लीजिएगा कि 3 भाई है, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, एक बेचारा नहीं कुछ कर पाया, अब पिताजी पेंशन पा रहे हैं तो उसी के साथ चले जाएंगे रहने के लिए कि नहीं हम इसी के साथ रहेंगे। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं गुजराती और हिंदी मीडियम के लड़के को। बाकी जब हम पाली पढ़ाते थे तब तो मेरे बैच में 70% इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे होते थे, और अभी भी मेरे क्लास में जो हमसे मतलब सहमत रहते हैं वो आके ट्रांसलेशन करते हुए मेरे हिंदी मीडियम के क्लास में इंग्लिश मीडियम के लड़के बैठते हैं। मैं अलग से क्लास नहीं देता हूँ, संख्या नहीं होता है उतना, तो भी वो बैठते हैं, खुल के आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि एडमिशन लिया बाद में पता चला करे तो पीछे एक के मिक्स कर दे। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो संख्या नहीं है। जिस दिन वो संख्या होगा जरूर उसके पर व्यवस्था किया जाएगा। अब आइए, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक बढ़िया सा कंक्लूजन। तो प्रथम चरण में केंद्र और राज्य सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति, बजट आवंटन, सरकारी मशीनरी का उपयोग जिस प्रकार से हुआ है, यदि दूसरे चरण में भी इस प्रकार की स्थितियां विद्यमान रहें तो इसका द्वितीय चरण भी सफल होगा। आसान्वित होकर के आंसर कर देना है कि बीच में रहे। तो इस प्रकार से आज हमारा ये जो स्लोगन है कि मुख्य परीक्षा करंट सीरीज यूपीएससी, जीपीएससी, पीआई, डीवाईएसओ, एसटीआई, आरएफओ, रजनीश सिंह तोमर सर के साथ आप जुड़े रहिए। ये सीरीज लगभग 8 या 9 आएगा, जिसमें 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से होंगे। आपको लिखने का एक रास्ता पता चल जाएगा। तो आज का पहला सीरीज पूरा हुआ। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।